कल हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटेल्स के बारे में बात किया था। पहले बात किया था क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फैक्ट टू डिटरमिन whether it is an interstate supply or intrastate supply, because on that basis we will identify whether IGST applicable or CGST SGST applicable. So for determination of intrastate nature of supply, we need to identify two the things. First, location of the supplier, which is the principal place of business or where from the goods are supplied. Anyone which is more clearly evident. And second one, if what is the place of supply? If the two is in the same state, दोनों अगर same state में होता है, then it is a इंट्रोस्टेट सप्लाई, एंड दोनों अगर अदर स्टेट में होता है तो इंटरस्टेट सप्लाई, एंड IGST will be applicable on such supply if it is a taxable supply. Now, how would we determine the place of supply? There is a specific provision for goods as well as services. Since service is out of our syllabus, we will concentrate only on the goods. So for goods, we have identified 5 separate situations. Situation 1, when good supply does not need any kind of movement, then it will be termed as, then the place of supply इसमें क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वहां पर जहां पर मूवमेंट का जरूरत नहीं है, जहां पर गुड्स को क्या किया जाता है, डिलीवरी किया जाता है, मतलब एट द प्लेस ऑफ रिमूवल, जहां से रिमूव हो रहा है। दूसरा, अगर मूवमेंट का जरूरत है जहां पर डिलीवरी हो रहा है, लेकिन यही मूवमेंट अगर थर्ड पर्सन के कहने पे हो रहा है तो थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इंस्टॉलेशन अगर जरूरी होता है, जहां पर इंस्टॉलेशन होगा वहां पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर कोई ट्रेन, प्लेन, वेसल में गुड्स सप्लाई किया जाता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानेंगे? सर, जहां से गुड्स उस प्लेन और बोर्ड में उठा है उसी प्लेस को सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, और सप्लायर तो जिसका उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको ही लोकेशन मानेंगे। दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके बारे में हम लोग एग्जांपल भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? नवाज नहीं आ रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू द रिमेनिंग एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं रिमेनिंग एग्जांपल क्या है। होम असाइनमेंट था। अभिषेक ऑफ कोलकाता के एच है ना के है? स्पेलिंग क्या है तुम्हारा? मेरा ABHISH SHK SHEK। हाँ, अच्छा। Abhishek of Kolkata sells mobile phone 40,000 exclusive of GST, 28% to Rukhsar of Benares, Uttar Pradesh. As per the terms of contract, goods are delivered by Abhishek in Kolkata to a transport company, and transport company delivered the goods to Rukhsar at Benares.
Identify the place of supply, location of supply, nature of supply, GST payable. क्या होगा? Solution. Location of supplier. क्या है लोकेशन ऑफ सप्लायर? कोलकाता. Principal place of business or the geographical location from where goods are removed. Place of supply. क्या होगा? In case supply involve movement of goods, then place of supply is the, क्या लैंग्वेज था? Is the location of the goods at the time at the time of termination of movement of goods. जब मूवमेंट का गुड्स थम जाएगा, उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. टर्मिनेशन मतलब इसके बाद और नहीं होगा. नेचर ऑफ सप्लाई. क्या है नेचर ऑफ सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई. क्यों? Here termination of movement is in Benares, UP. तो नेचर इंटरस्टेट सप्लाई. एप्लीकेबल जीएसटी कौन सा लगेगा? IGST @ 28%. GST पेबल ट्रांजैक्शन वैल्यूज याद करो. क्या बोले थे सर? अगर बायर एंड सेलर अगर रिलेटेड नहीं है, अगर प्राइस इज द सोल ऑफ कंसिडरेशन, तो मैंने क्या बोला था? ट्रांजैक्शन प्राइस ही उसका क्या है? एसेसेबल वैल्यू है. तो क्या बोला था? इफ द फॉलोइंग कंडीशन are satisfied, then accessible value is the transaction value. Transaction
accessible value is the preparation value. ओके, क्या क्या कंडीशन था याद है? जिंदगी में ऐसे हर जगह में एक दो स्टूडेंट मिलता है जिसके लिए सफर करना पड़ता है. यू हैव अ नो ऑप्शन. इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. क्या क्या कंडीशन है सर? एक, बायर एंड सेलर, दैट इज supplier and recipient are unrelated. हम लोग क्या बोल सकते हैं? सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर अनरिलेटेड. रिलेटेड. नंबर 2 क्या था? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. तो ये दो सैटिस्फाई हुआ है. देयरफॉर accessible value, here all the conditions are satisfied. Therefore transaction value equal to accessible value. Transaction price, जितना तक मुझे याद है 40,000. add IGST 28% on 40,000. How much? 28 or 14%? बोलना. 11,200. 11,200. So total price including GST 51,200. सो आई थिंक मैं जानबूझ के इतना डिटेल में करा बिकॉज एक रिवीजन भी हो गया आपका. क्या क्या पॉइंट आपको हर जगह याद रखना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, nature of supply. Why nature of supply? As both are in different states. Applicable GST, now GST payable. तो देखिए पूरा चीज आपके सामने एकदम क्लियर कट मैंने देके रखा है. तो इसी की तरह आप लोग प्रिपरेशन रखेंगे. देखिएगा गलती भी कम होगा. नेक्स्ट एग्जांपल. Rukhsar of Benares came to Calcutta and select the mobile phone from Abhishek. A registered dealer of Kolkata worth rupees 40,000 exclusive of GST. As per the agreement, goods are delivered by the Abhishek in the Kolkata to the transport company and transport company delivered the goods to Rukhsar at Benares. यहां पर भी देखिए सेम इश्यू है. मतलब कंडीशन ऑफ सेल ही कलकत्ता में डिलीवरी देना पड़ेगा. ओके,
तो आप अभिषेक खुद भेजे, ट्रांसपोर्ट कंपनी से भेजे और वॉट एवर में भी। तो रुखसार और बेनारस केम टू कोलकाता, वो मोबाइल फोन खरीदा और कंडीशन था अभिषेक को उसको डिलीवरी करना पड़ेगा एट बेनारस। तो इस यहाँ पर ये डिफरेंट नहीं हो रहा है वो कलकत्ता में आके बुक किया और बाहर से आके बुक किया, लेकिन कंडीशन अब अगर सेल अगर यही है गुड्स को डिलीवरी करना पड़ेगा बेनारस में, देन इट इज 100% क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रिक्वायर मूवमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स रिक्वायर मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स कहां पर टर्मिनेट हो रहा है, बेनारस में। तो बेनारस में अगर वेस्ट बंगाल से बाहर है तो इंटरस्टेट से सप्लाई होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये सेम जैसे हम लोगों ने सोल्यूशन किया है सेम सोल्यूशन कंटिन्यू रहेगा, सेम एज अबव। सिर्फ हम लोग लिखेंगे सेम एज अबव, सोल्यूशन सेम एज अबव, सेम एज अबव। Rukhsar of Benares came to Kolkata and purchased mobile phone from Abhishek, ठीक है, and delivered to Rukhsar at Kolkata, कोलकाता में ही दे दिया है। Identify the place of supply, everything क्या होगा, आराम से देखिए एक एक करके। Location of supplier Kolkata, place of supply in case supply does not involve movement of goods, the place of supply is the location of goods at the time of removal of goods। देखिए वही प्रोविजन मैंने लिखा था, at the time of delivery, at the place of goods are supplied, okay, at the time of delivery, ठीक है, at the place of delivery होगा, not at the time, at the place of delivery, जहां पर डिलीवरी हाथ में दे रहा है। तो the place does not involve, the place of supply is the goods, the supply is the location of goods where it is delivered, जहां पर डिलीवरी दे रहा है, या टर्मिनेशन, your goods delivered at Kolkata, place of supply is at West Bengal। नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, एज बोथ आर इन सेम स्टेट। एप्लीकेबल जीएसटी, CGST 14% and SGST at the rate of 14%। If the following conditions are satisfied, then assessable value is a transaction value, no issue। चलिए ये हो जाएगा 50,000, देन SGST हो जाएगा
15%, 14% of 50,000, 7,000. Add is GST, 14% on 7,000. Total price 64,000. I think clear. Next example. Mr. X of Kolkata has a godown in Bihar. कोलकाता का गोडाउन बिहार में है. Mr. Y of Kerala purchase goods lying in the godown in Bihar and take the delivery from the godown. Determine the place of supply. कहां पर होगा सर? बिहार में ही होगा, बिकॉज ग्लोड्स का डिलीवरी कहां पर हो रहा है? बिहार में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई from where goods are delivered. Where supply of goods does not involves movement of goods, because वो तो केरला में बिहार में ही ले रहा है, उसके बाद वो केरला में ला रहा है, डिफरेंट इशू, लेकिन वो ले रहा है कहां से? वहां से ही. मैं एक सवाल सबसे करूंगा, अलाउ कर रहा हूं बोलने के लिए. मैंने यहां पर तो सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा था, आप लोगों ने बोल दिया है. प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन बिहार. मुझे बोलिए तो ध्यान से बोलना. इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा ना सीजीएसटी एसजीएसटी. हड़बड़ी मत करना. CGST and SGST सर. सॉरी, CGST and SGST लगेगा सर. अच्छा. क्योंकि एनी सर अदर प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार आंसर? है और प्लेस ऑफ सप्लायर भी बिहार है. क्यों? रजिस्टर्ड तो कोलकाता में था. ওটা তো মেনশন করেননি. हाँ, वो तो मिस्टर एक्स ऑफ कोलकाता. सर अगर डिलीवरी पॉइंट नहीं पता रहता देन कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर रिमूवल का डिलीवरी का पॉइंट पता है, कहां से सप्लायर डिलीवरी कर रहा है माल, तो दैट इज द लोकेशन ऑफ द सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लाई बिहार, where goods are removed. Where goods are removed.
नेचर ऑफ सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों का क्या खत्म हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड केस सिचुएशन खत्म होता है। तो चलिए प्लेस ऑफ सप्लाई में मैं ये दो पॉइंट को ये दो सामने रखूंगा। ये जो होम असाइनमेंट है उसको मैं कवर करूंगा, यहां पर डाल दूंगा। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया था तब भी। नाउ सर ये तो पता चल गया किसके ऊपर टैक्स होगा, सप्लाई के ऊपर टैक्स होगा। इंटरेस्टेड होगा ना इंटरेस्टेड होगा सर, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। नाउ किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, वो भी हम लोगों ने कर चुके हैं। तो हम लोगों ने सप्लाई कर लिए, नेचर ऑफ सप्लाई कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कर चुके हैं, इंटरेस्टेड ना इंटरेस्टेड होगा वो डिटरमिन करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन सर किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी हम लोग कर चुके हैं। सर हम लोगों को तो ये पता नहीं है टैक्स देना कब है। बेसिकली जीएसटी में एक्सेप्शन जगह छोड़ के मंथली जीएसटी पे करना पड़ता है। मैं डिफरेंट इशू में जा रहा हूं तो वेरी वेरी केयरफुल। जीएसटी में हम लोगों को मंथली आपको जीएसटी देना पड़ता है। मंथली जीएसटी का मतलब हर महीने का जीएसटी आप नेक्स्ट महीने का 20 तारीख के भीतर आप पे करेंगे, आफ्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद। आई एम रिपीटिंग, इस मंथ का जो नेट जीएसटी पेबल है नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक पेमेंट करेंगे। ये नेट कैलकुलेशन कैसे होगा सर, उस महीने में जो आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया सेल से, जो कस्टमर से कलेक्ट किया, लेस आप ऑलरेडी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं, मतलब जो टैक्स आपने इनपुट टैक्स आपने पे किया। इनपुट टैक्स मतलब सर आप परचेस करने के टाइम ये सब गुड्स तो आपने परचेस किया होगा और मैन्युफैक्चर किया होगा, तो वो करने के टाइम अगर आपने कोई टैक्स दिया है तो वो टैक्स लेस हो जाएगा। करने के बाद अब कुछ बचा रहता है, दैट इज योर टैक्स लायबिलिटी, वही नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के भीतर आपको देना पड़ेगा। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ सर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा महीने में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जिसका पेमेंट नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। मतलब किस महीने का आप सप्लाई मानेंगे, when the liability to pay tax arises। कब ये टैक्स पे करना का लायबिलिटी अराइज होता है। ओके तो डिटरमिन करना पड़ेगा। नाउ वी नीड टू
determine the time of supply, कौन सा महीने में सप्लाई है, बिकॉज उसी महीने का नेक्स्ट मंथ का में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 20 तारीख के भीतर। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सप्लाई, कौन सा टाइम में सप्लाई है। अगर जनवरी का है तो फरवरी का 20 तारीख देना पड़ेगा, अगर मार्च है तो मार्च का अप्रैल में देना पड़ेगा, सितंबर में है तो अक्टूबर का 20 तारीख में देना पड़ेगा। तो ये सब मैटर क्लियर करना पड़ेगा आपको, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ नाउ वी नीड टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा था, अब हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले मुझे कुछ का जरूरत पड़ेगा, दो हथियार का जरूरत पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट का। एक है इनवॉइस और दूसरा है पेमेंट और कलेक्शंस। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्रूशियल जगह है। इवेंट 1, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ इनवॉइस फॉर टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई के टाइम सिर्फ गुड्स नहीं जाता है, उसके साथ और एक चीज लगता है, इनवॉइस, चालान। चालान किस दिन के भीतर, बिकॉज आप गुड्स के बाद अगर इनवॉइस नहीं देते तो पेमेंट किसके बेसिस में करेगा। एक डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस तो चाहिए, सिर्फ गुड्स देने से ही पेमेंट का पेमेंट नहीं होता है, एक इनवॉइस लगता है। तो चालान जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, वो कितना दिन के भीतर लीगली इशू करना चाहिए। देखिए, रिमूवल ऑफ गुड्स, जब गुड्स आप निकाल रहे हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब गुड्स डिलीवरी दे रहे हैं, मेकिंग अवेलेबल ऑफ रेसिपिएंट, मतलब डिलीवरी तो दे दिया लेकिन उसका इंस्टॉलेशन रिलेटेड मैटर है, तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता है तब तक इट इज नॉट अवेलेबल। तो तीनों सिचुएशन हो सकता है कि रिमूवल, डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल फॉर द रेसिपिएंट। क्या बोला है, द ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज टू इशू द इनवॉइस। किसका ऑब्लिगेशन है, द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का ऑब्लिगेशन है गुड्स सप्लाई के साथ वो इनवॉइस भी इशू करेगा। लेटेस्ट by performance of any of the above 3 contract activities। तो चलिए the obligation of supplier of goods is to issue the invoice latest by the performance of any of the following 3 activities। रिमूवल, डिलीवरी, मेकिंग अवेलेबल। मतलब ये 3 में जो लेटेस्ट है, मतलब लास्ट में है, लेटेस्ट मतलब अर्लियर मतलब जो पहले है, लेटेस्ट मतलब जो लास्ट में है, उसके भीतर आपको इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने एसी आपका गोडाउन से निकला है 10 तारीख, डिलीवरी किया है 15 तारीख, और अवेलेबल हो रहा है, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद ही, बिकॉज आपका कंडीशन था इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन हो रहा है 25 तारीख। तो इनवॉइस किसके दिन के भीतर इशू करना पड़ेगा, 10 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख।
लेटेस्ट एक्टिविटी है मेकिंग अवेलेबल ऑफ द रेसिपिएंट। जिस दिन रेसिपिएंट के पास अवेलेबल हो रहा है तो 25 तारीख के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दैट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट। सर इसके बाद कर सकते हैं? बात तो आप एनीथिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी बोल रहा है लीगली आपके इतना दिन ही हम लोग मान के चलेंगे, उसके भीतर करना पड़ेगा। इन नोट इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल के केस में क्या होगा? सेल ऑन अप्रूवल सेमेस्टर 1 में मैं नहीं कराया था। आप जानते हैं कस्टमर के पास गुड्स जाता है, कस्टमर को टाइम मिलता है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, रिजेक्ट करता है तो रिटर्न आ जाएगा। सेल ऑन अप्रूवल के लिए क्या बोला है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, 6 महीने का टाइम दिया है, एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर। सेल ऑन अप्रूवल के लिए द इनवॉइस is to be issued within 6 months from the date of removal, the date of acceptance of goods whichever is earlier। मतलब 6 महीना और एक्सेप्ट जो सबसे पहले आएगा, पहले होगा, उसी डेट के भीतर आपका इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दीजिए। मान के चलते हैं आपने गुड्स 1 तारीख को अप्रूवल के लिए दिया है, 1 जनवरी। आपने अप्रूवल किया है, 9 महीना टाइम दिया है। मुझे बोलिए इशू ऑफ इनवॉइस कब तक करना पड़ेगा स्टैट्यूटरीली? स्टैट्यूटरीली कितना, लीगली कितना दिन के भीतर करना पड़ेगा? 6 महीना। मतलब 30 जून के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस रेस करना ही पड़ेगा, लीगली बोल रहा है। लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे तो अप्रूव किया है 9 महीने के बाद, वो आपका इशू है। स्टैट्यूटरीली 6 महीना मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया है, उससे पहले अगर अप्रूवल हो जाता है तो उससे पहले वाला डेट, मतलब ये 9 महीने की जगह 20 दिन बाद ही उसका अप्रूवल मिल गया था, तो 20 दिन के बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो 20 ही दिन उसको क्या बोलेंगे? उसका एक्सेप्टेंस। एकदम। तो उस दिन के भीतर हम लोग क्या करेंगे? उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सो दैट इज द लीगल डेट। आप एक्चुअली क्या कौन सा डेट में इशू कर रहे इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा डेट के भीतर इशू करना चाहिए था, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये सेल ऑन अप्रूवल और अदर देन सेल ऑन अप्रूवल के ऊपर बात है। नाउ मैंने बोला था 2 इवेंट हम लोग देखेंगे। इवेंट 2, date of receipt on payment। Event 2, when it is assumed that payment for supply is received by the supplier। अब ये मान के चलूंगा सप्लायर को पैसा मिल गया है सप्लाई के लिए, उसके लिए क्या है? डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, जब आपके पास पैसा आ रहा है। बी,
द डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अच्छा, date of payments recorded in the books of accounts of supplier, सप्लायर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब इसका रिकॉर्डिंग होता है, और डेट when the amount credited in the bank account of supplier, whichever is earlier. Whichever is earlier, इसका मतलब जिस दिन आपका बुक में, आपका मतलब सप्लायर का बुक में इसका रिकॉर्ड होगा, और जिस दिन आपका अल्टीमेटली जो चेक आपको मिला था और आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, मतलब डिसऑनर भी हो सकता है, अल्टीमेटली जो क्रेडिट हुआ था, ये दो डेट, मतलब आपने बुक में एंट्री किया है बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस दिन आपका बैंक में एक्चुअल में आपका क्रेडिट हुआ है, दोनों में जो पहले होगा उसी को मानेंगे, उसी डेट में पैसा मिला है। अगर मान लीजिए 1 तारीख को आपने रिकॉर्ड किया है और पैसा जमा दिया है बैंक में 6 तारीख को, लेकिन मैं मान के चलूंगा 1 तारीख को ही आपका क्या पेमेंट मिल गया है, चेक मिल गया 1 तारीख को, आपने रिकॉर्ड किया 15 तारीख को, बैंक में जमा हुआ है 6 तारीख में, तो यहां पर अर्लियर कौन सा है, 6 तारीख, जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ था। क्लियर? सर आर एक बार बोलूं ना। चेक आपको मिल गया था 1 तारीख को, आपने चेक रख दिया था 4 तारीख, 5 तारीख में आपने 4 तारीख में आपने बैंक में जमा दिया, 6 तारीख आपका अकाउंट में क्लियरेंस होके चेक क्रेडिट हो गया आपका अकाउंट में, अनिशा नास का अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और आपने बुक एंट्री किया है 8 तारीख को, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर टू कस्टमर एंट्री किया है 8 तारीख को। मुझे बोलिए मैं कब मानूंगा आपको सब पैसा मिल चुका है, 6 तारीख को ना 8 तारीख को? 6 को, because the date when the amount credited in the bank account of the supplier and the date of payment recorded in the books of accounts of the supplier, whichever is earlier. বুঝতে পেরেছি স্যার। Okay, now time of supply, ना नहीं कराऊंगा, एकदम नहीं, अभी नहीं। तो ये दो इवेंट क्लियर है, यस और नो? इवेंट 1 एंड इवेंट 2 इज क्लियर और नॉट? इवेंट 1 बोल रहा है कब के भीतर इनवॉइस इशू करना चाहिए। बाय द वे आई एम सेइंग कब के भीतर इनवॉइस इशू करना चाहिए, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है आपने एक्चुअली उस डेट के भीतर इनवॉइस इशू किया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं स्टैट्यूटरीली कब तक इनवॉइस रिसीव किया, इशू किया है, स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है इनवॉइस इशू का। डन। और दूसरा इवेंट पेमेंट, कब आपने पेमेंट रिसीव किया है मान के चलूंगा, बुक एंट्री एंड अमाउंट क्रेडिटेड। इलस्ट्रेशन,
check received. Now, amount credited to bank of supplier. Amount recorded in the books of account of supplier. Time of payment received by supplier. From the following information, determine the date when it is assumed that payment is received. बोलिए, बैंक में पैसा जमा हुआ है 15,620,20 और अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है 26,20,20। यहां पर 14,7,20,20 में रिकॉर्ड हुआ है और मिला है और ये मुझे बोलिए कब पेमेंट माना जाएगा फर्स्ट केस में? 15/6/20. सेकंड केस में 10/7/20. थर्ड केस में 17/8/20. क्लियर और नॉट? क्लियर सर सर। দুটো ডেট যদি সেম হয় चलो, फीस देते हो तो पैसा भी तो वसूल करना पड़ेगा, तुम लोगों को सब पूछना है अभी भी। क्या होगा? 19/9/20. क्लियर? Whichever is earlier. क्या लिखोगे? Earlier of date of entry and date of bank credit. Clear or not? ठीक है? I think clear illustration? Yes, sir. यस सर। एकदम। तो ये इवेंट 2 और इवेंट 1, ये 1 और 2 हम लोग देख लेंगे। 1 का इलस्ट्रेशन आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे।
ये देखने के बाद हम लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग जा सकेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।